नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम जीडीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश के योगदान की। भारत 2026 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में इस बड़ी उपलब्धि में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहेगा? जब राज्य की जीडीपी बढ़ेगी, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को कौन सी जुगत लगानी चाहिए, कहां फोकस करना चाहिए, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जीडीपी। भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 2026 तक $550 बिलियन तक होगा, क्योंकि तब तक देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। यह बात गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि एसजीडीपी इस वर्ष 19.67% की दर से भी बढ़ रहा है और तेज गति से निवेश को आकर्षित कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यह तभी हासिल होगा जब राज्य अपना हिस्सा बढ़ाएंगे। 2026 तक देश की अर्थव्यवस्था में $550 बिलियन के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है। निवेशकों को आकर्षित करना इसका हिस्सा है। उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का भी आग्रह किया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर जब राज्यों की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी तभी इंक्लूडेड यानी कि पूरे अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ग्रो करेगी, उसकी जीडीपी में वृद्धि होगी। सवाल यहां पर यह है कि आखिर राज्यों की अर्थव्यवस्था किस तरह से तेज हो। यह सब जानने के लिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ देवदत्त दुबे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ एक अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट अनुराग भदौरिया जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, अनुराग विशारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें कही हैं कि $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा भारत, उसका योगदान होगा, मध्य प्रदेश का योगदान होगा, 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है, बनने की उम्मीद जताई जा रही है 2026 तक, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान $550 बिलियन का होगा। आपको क्या लगता है कि जिस स्थिति में इस समय मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कौन कौन सी कवायदें $550 बिलियन तक पहुंचाएंगी? जी, देवदत्त दुबे जी, शायद आप हमारे प्रश्न को सुन नहीं पाए हैं, तो हम एक बार और इस प्रश्न को दोहराते हैं। और प्रश्न मेरा यही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक कर दिया जाए, ऐसे में मध्य प्रदेश का योगदान 2026 तक $550 बिलियन का होगा। ऐसे में वो कौन कौन सी कवायदें सरकार करने वाली है या सोच रही है या कर सकती है जिससे कि $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाए? देखिए, शिवराज सिंह चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो जो जीडीपी में योगदान होना था वो और भी ज्यादा होना था,
लेकिन चूंकि बीमारू प्रदेश था तो उसको विकसित प्रदेश तक लाने और उसमें तो बहुत सारे उपाय हैं जो मध्य प्रदेश की नैसर्गिक चीजें हैं उनका सही सदुपयोग, दोहन जिसको कहते हैं, वो होना जरूरी है। दुरुपयोग ज्यादा हुआ, सदुपयोग कम हुआ। मुझे लगता है कि मैन पावर भी मध्य प्रदेश में अच्छा है, बिल्कुल खनिज संपदा है, बहुत छोटे छोटे उद्योग शुरू करने की जरूरत है गांव गांव में। स्वावलंबन भी बढ़ेगा और बाजार भी में भी रौनक आएगी, जीडीपी भी बढ़ेगी और बाहर नहीं जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो ऐसे अनेकों उपाय हैं जी। सरकार की स्थिति बढ़ सकती, जीडीपी बढ़ सकती, आय बढ़ सकती, ठीक है, एक अच्छा प्रदेश भी बन सकता है जी। और उसके समय रहते कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एडवोकेट अनुराग विसारिया, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। किसी भी, चाहे देश हो या राज्य हो, कि जीडीपी में वृद्धि के लिए जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों का विकास होना अति आवश्यक है। अगर जो मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि यहां के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की अधिकांश जनता कृषि पे आधारित है। ऐसे में जो प्रथम क्षेत्र है कृषि, यहां पर उसके विकास के लिए सरकार को अभी और क्या कवायदें करनी चाहिए? जी नमस्कार देवेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेगमेंट है इकोनॉमी के, इनका हम देखें कि हमारे प्रदेश की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें इनका ब्रेकअप क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र लगभग 44% है इसमें जी, और जो सेकेंडरी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं उसका 20% है, और तृतीयक सेक्टर जो टर्शरी कहें, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, तकरीबन 36% आता है। और प्राथमिक में भी हम कहें कि कृषि या माइनिंग से रिलेटेड इसमें इनका डोमिनेंस रहता है। तो कृषि हमारे सकल घरेलू प्रदेश का जो घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 45% है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की भूमिका राष्ट्रीय इकोनॉमी में बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बने, तो कृषि पर आधारित एक फोकस तो होना ही आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी संज्ञान हमें रखना होगा कि जो अगर बाकी इकोनॉमी का हम डेवलपमेंट कर्व देखें तो क्रमशः उत्तरोत्तर इनका जो कंट्रीब्यूशन है कम होता चला जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सेकेंडरी सर्विसेज बढ़ती हैं, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने में आया है। लेकिन कृषि आज भी एक अंडर प्रोडक्टिव सेगमेंट प्रदेश का रहा है। ये सही बात है कि ग्रोथ इसमें हुई है, लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है अभी। आज देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि कृषि हमारे एमपी का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 45% कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट आज 62% है। तो निश्चित ही तौर पर जिसको हम इकोनॉमिक की भाषा में अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दिखाई देता है इसमें। दूसरी बात अगर देखें कि कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश देश का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, अगर दलहन में, तिलहन में इत्यादि में, लेकिन इनका अगर हम ट्रेड देखें तो क्या वैल्यू एडिशन प्रदेश में ही हो रहा है या ये एज इट इज बाहर जा रहे हैं। तो जो कृषि आधारित भी जो हमारी विकास की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसमें इन बातों पे एक जरूर आवश्यक जोर रहना चाहिए कि क्या प्राइमरी फॉर्म में ही प्रोडक्ट बन जा रहा है, बिक जा रहा है, क्या ये जो सपोर्ट है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आधारित है या मार्केट प्राइसेस पे आधारित है, क्या जो साइक्लिकलिटी है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उसको उससे एक किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोरेज ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले लें, उन पे डेवलपमेंट है हमारा कि नहीं। लेकिन मूल बात जो आपने कही कि हाँ, कृषि पे फोकस एक डेवलपमेंट नीति हमारे प्रदेश की होनी आवश्यक है जी। जैसा कि कृषि की बातचीत चल ही रही है तो ये भी बात हो ही जानी चाहिए लगे हाथ कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन है उसकी खेती नंबर 1 पर है, और सोयाबीन एक तरह से ये कहा जा सकता है मध्य प्रदेश को कि सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में सोयाबीन की जो उत्पादन क्षमता है ये सबसे ज़्यादा है, तो क्या सोयाबीन पर आधारित अगर जो उद्योग सरकार यहाँ पर लगाए तो जीडीपी में या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और जो ग्रामीण जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है?
तो ऐसे में सवाल आपसे ये हम करना चाहेंगे कि सोयाबीन पर आधारित उद्योग लगाने में सरकार को क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जी। सदैव जी, ऐसा देखिए, सोयाबीन जो है एक प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, लेकिन जो हमारे यहाँ कहें प्रदेश में जो डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं उसमें सोयाबीन का कंट्रीब्यूशन नहीं है एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। दलहन ज्यादा है, लेकिन सोयाबीन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो एक पैट है, सोयाबीन के सोया प्रोडक्ट हैं जो नाना प्रकार से इनको कंज्यूम किया जाता है। तो इसलिए सोयाबीन पर यहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग कंसर्न होना चाहिए। अब इसमें जो एक तरफ मार्केट डेवलपमेंट का प्रश्न आएगा कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरह से ब्रांड हो, किस तरह से इनको अंतिम यूजर तक पहुंचाया जाए, और दूसरा हो कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकी प्रोसेसिंग एफिशिएंट। अब देखिए, प्रदेश का अगर हम देखें इंडस्ट्रियल आउटपुट भी, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग का शेयर सिर्फ 32% है। तो इसमें भी क्या दिक्कतें हैं? क्या ये लैंड एलोकेशन को लेकर है, क्या परमिशन अप्रूवल्स को लेकर है, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर है, क्या टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग हो रही? तो ये सारी चीजें जो है एक साथ मिलके किसी भी इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंट बनाती हैं, प्रोडक्टिव बनाती हैं, प्रॉफिटेबल बनाती हैं। जी। देवदत्त दुबे जी, इसी से संबंधित आपसे भी मेरा प्रश्न है कि अगर जो सोयाबीन से आधारित उद्योग एमएसएमई सेक्टर से लगाए जाते हैं गांव में, तो जैसा कि अभी हमारे अनुराग जी, एडवोकेट अनुराग विसारिया जी जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इन्होंने कहा है कि कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार की दिक्कतें आती हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से उपयोग में लाई जाए इसकी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब से निजात दिलाने के लिए अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं? दुबे जी। केवल जीडीपी ही नहीं, और भी मामले देखना पड़ते हैं। जी जी। तो जिस तरह से सोयाबीन में खाद वगैरह लगता है, पानी, उसके कारण वो स्वास्थ्य के भी देखा जाता है। तो अभी मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जिनमें खाद भी नहीं लगता, पानी भी नहीं लगता बरसात के सीजन, और इनके जो उत्पाद है वो विदेशों में जा सकते हैं। मतलब अब जो दुनिया में गेहूं के कारण जो बीमारियां फैली, खासकर डायबिटीज और हार्ट के रोग, उसके कारण मोटे अनाज की ओर पूरी दुनिया देख रही है। तो भारत में तो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, तो इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन और बड़ी मात्रा में निर्यात हो सकता है। जी। सोयाबीन का जो तेल है, प्रोटीन है सोयाबीन में, लेकिन जो उसकी बनाने की पद्धति है, जो उसमें जो किया जाता है प्रोसेस, उसके कारण तेल की भी दिक्कतें होती हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे हार्ट और कैंसर के मरीज बेतहाशा हैं। एक स्वास्थ्य भी देखना है। तो मुझे लगता है कि मोटे अनाज से कहीं ज्यादा अच्छे जीडीपी में सुधार आ सकता है बजाय सोयाबीन के, क्योंकि इससे खेती भी बर्बाद हो रही है। जो परंपरागत अपनी खेती थी, पहले भारत में मोटा ही अनाज हुआ करता था, इसलिए स्वस्थ भी रहते थे। तो अब सवाल ये उठता है ना कि जहां सोयाबीन ज्यादा उगाया जाता है, वहां अगर जो मोटे अनाज का उत्पादन किया जाए तो क्या वो परिस्थितियां उस मोटे अनाज के अनुकूल होंगी? ऐसे जलवायु में वो उगाए जा सकते हैं? सवाल ये उठता है सर। जी। यही विशेषता है मोटे अनाज में कि वो पथरीली जमीन में भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। आप ज्वार, मक्का कहीं भी हो जाएगा। सोयाबीन, गेहूं, इन सब के लिए जमीन तैयार करना पड़ती, खाद देना पड़ता, पानी देना पड़ता। और मोटा अधिकतर बरसात के सीजन में होता है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन जहाँ उत्पाद हो रहा है, जहाँ फैक्ट्रियां तेल बनाने की लगी, वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मोटे अनाज के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक और जो विदेशों में डिमांड है इस समय, तो उससे आप देखेंगे मंडला, डिंडोरी का, तो कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ये सब विदेश में लगा है। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जमीन भी सुरक्षित रहेगी। जी। तो रिसर्च के बाद मुझे लगता है कि मोटा अनाज घोषित वर्ष किया गया है, उसी फोकस करना चाहिए सबको, क्योंकि सोयाबीन कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में, मध्य प्रदेश की जलवायु में मोटा अनाज ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और ज्यादा कमाऊ भी हो सकता है। जी जी। बिल्कुल जी अनुराग जी, हम आपसे आपके पास आना चाहेंगे
क्या जहां पर सोयाबीन उगाया जा रहा है या सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उसकी जगह पर अगर मोटे अनाज को उगाया जाए तो लागत कम आएगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है? देवेंद्र जी, ये एक रिलेटिव इकोनॉमिक्स वाली बात आपने उठाई है कि क्या मतलब आपको उसकी प्रोडक्टिव साइकिल देखनी है जी। कि प्रोडक्टिविटी अगर देखें प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर सोयाबीन के बदले अगर मोटे अनाज उगाएं तो कितना आएगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसका रियलाइजेशन क्या है। और रियलाइजेशन जो है उसकी बाजार मूल्य अगर लेते हैं तो उसमें सब्सिडीज निहित कितनी है या वो वाकई मार्केट बेस्ड कॉस्टिंग का प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस तरह की अभी स्टडीज सामने नहीं आई है और मुझे जरूर जो कृषि अर्थशास्त्री हैं इस मुद्दे को देख रहे होंगे, लेकिन हम इसको ये न देखें कि एक बनाम दूसरा। मध्य प्रदेश की अगर आप देखें तो तकरीबन 7 तरह की यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल, जियोलॉजिकल या जलवायु टाइप जोन है, तो सभी की इसमें गुंजाइश है। हमारा प्रदेश लैंड मास बहुत बड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि जमीन की कमी है, यहाँ पर बड़े छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं अभी। तो हम ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं और अगर जितना मार्केट बेस्ड रिलेटिव इकोनॉमिक्स पे अगर किसान कोई प्रोडक्ट चुनता है, ना कि सरकारी सपोर्ट, ठीक है एक लेवल तक आवश्यक होता है, लेकिन ये मार्केट आधारित अगर प्रोडक्ट का चयन कर पाता है तो ये एक एफिशिएंट भी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है जैसा देवेंद्र जी कह रहे थे। लेकिन हम इनको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ना बनाएं जी। यानी कि जहां पर सोयाबीन उगाया जा रहा है उसे उगाने दिया जाए और कुछ अन्य परिस्थितियों में जहां पर जमीन खाली पड़ी है या फिर जहां पर और कुछ नहीं उगाया जा सकता वहां पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाए तो ये देश की जीडीपी में आगे आकर के सहयोग करेगा, उसे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। सवाल यहां पर यह है देवदत्त दुबे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो पथरीली जमीन पर भी आप बता रहे हैं कि मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा उसे निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, खेत नहीं तैयार करना पड़ता है, यानी कि कम लागत और ज़्यादा मुनाफा वाला ये मोटा अनाज है। तो मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में पथरीली जमीन है जहां पर ये उगाया जा सकता है और खाली पड़ी है उसको उपयोग में लाया जा सकता है, सरकार उस तरफ अगर जो ध्यान दे तो, कि हम लोग सरकार का ध्यान उस तरफ दिला सकें? देखिए, मध्य प्रदेश की अधिकांश जमीन पथरीली है, पहाड़ों वाली है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जाएंगे तो सपाट मिलेगा, कहीं कोई पहाड़ जंगल वैसे नहीं दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश तो इस पहाड़ों जंगलों के लिए जाना जाता है। तो और खासकर चंबल, बुंदेलखंड, इन इलाकों में तो ऐसे ही जमीनें और ऐसे ही उत्पादन होते आए हैं। सबसे बड़ा जो खाद की जरूरत नहीं पड़ती इनको, क्योंकि खाद से जमीन बर्बाद हो रही, जो रसायन पानी में भी जा रहा है जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं और गंभीर बढ़ रही हैं जो खाद डालते हैं। तो मोटे अनाज के उत्पादन खाद नहीं डलता है। तो पहले नंबर तो जो कहते हैं ना अपने यहाँ कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया जी, गया सब कुछ गया। तो जी पहले तो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से, फिर जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी, लोग काम करेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु पहले अपने यहाँ यही होता था और इसी से स्वस्थ भी रहते थे और इसी से रोजगार भी पनपते हैं। आप देखिए, छोटी सी बात बताएं, मक्का के दाने कितने सस्ते होते, फिर वो जब पॉपकॉर्न बन के और बिकते हैं तो कितने महंगे बिकते हैं। एक सिनेमा हॉल में मैं गया था, एक छोटा सा पैकेट वो 250 रुपए का दे रहा था उस समय जब वो होता। तो बहुत विदेशों में डिमांड, बहुत जीडीपी बढ़ सकती, बहुत रोजगार बढ़ सकता है और स्वस्थ भी रह सकता है। जी, मुझे लगता है ठीक है जी। जीडीपी का ग्रोथ तभी हो सकता है जब बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। जी अनुराग जी हम आपके पास आना चाहेंगे। गांव में देखा जाता है, अधिकांश जो मध्य प्रदेश है इसकी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। देखा जाता है कि गांव में जो मौसमी बेरोजगारी होती है, गांव में जो खेती किसानी करते हैं युवक, वो मौसमी बेरोजगारी से त्रस्त होते हैं। सरकार को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि उनको मौसमी रोजगारी से निजात मिले, उन्हें बराबर काम मिलता रहे, जिससे कि हमारी जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था बेशक लगातार ग्रो करती रहे?
बात कही, ये बहुत ही एक क्लोजली जुड़ी बात है एग्रीकल्चर के साथ। कृषि जो है सीजनल होता है, गुड़ाई का सीजन होता है, फिर उसमें बुआई होती है, फिर फसल आती है, तो सीजनलिटी है। तो इवन दो जब फसल कटने तक का एक टाइम है, उसमें किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहता है जो कृषक है, लेकिन सीजनलिटी जरूर है, उसमें मौसमी रोजगार का एक एलिमेंट जरूर है। और उससे निपटने के लिए एक इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रहता है, जो कि सारे साल हम कहें तो एक पर्टिकुलर उसका लेवल ऑफ ऑपरेशन बना रहता है। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये अगर ग्रामीण इलाके में हो, वही वो जहाँ उपज हो रही है, तो ये वहाँ पे पूरे वर्ष एक सतत एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर सकता है। तो इसमें दो चीजें आवश्यक होंगी कि जब ये हार्वेस्ट होती है, जब वहाँ पे फसल कटती है, तो इसका स्टोरेज का वहाँ प्रबंधन हो, क्योंकि उस समय एक तो प्राइसेस कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है, तो किसान लो प्राइस को सफर करता है। लेकिन अब चूंकि स्टोरेज कैपेसिटी या कोल्ड स्टोर चेन ले लें या दूसरे तरह से उसका स्टोरेज कर रहे हैं उसको ले लें, तो स्टोरेज कैपेसिटी का लोकल डेवलपमेंट आवश्यक है, जो कि एफिशिएंट हो, सफिशिएंट कैपेसिटी रखता हो और सुरक्षित भी रख पाए। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो जो डिस्ट्रेस सेलिंग होती है ओवर सप्लाई के समय, वो नहीं होगी जी। दूसरा, वहीं पर स्टोरेज के अलावा उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग वहां हो जी। देखिए, जब एक आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र का होता है, और ये वैश्विक तौर पे देखा गया है, तो डाइट में प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ता है जी। अनाज हैं, मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं जो देवदत्त बता रहे हैं, वो भी एक पौष्टिक आहार का स्रोत है, लेकिन प्रोटीन कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो प्रोटीन के अगर हम कहें कि जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, उसमें सोयाबीन दलहन प्रमुख हैं, तो सोयाबीन का एक लोकल कंजम्पशन भी होगा, ये एक्सपोर्ट मार्केट भी इंश्योर करता है। और आज एक्सपोर्ट में अगर देखें तो या स्टेट के में जो कृषि एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उसका जो शेयर देखें तो 0.15% है जी। तो वो प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगी, तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा लोकल एरिया है, और वहाँ के जो युवा हैं उनको साल भर रोजगार की एक सुरक्षा भी प्रदान हम कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। देवदत्त दुबे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी उद्योग लगाने चाहिए, सरकार इस ओर बहुत ही कम ध्यान दे पा रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? और सरकार ध्यान नहीं दे रही है फूड प्रोसेसिंग के लिए, कुछ उद्योग लगाने के लिए गांव में, तो आखिर क्यों नहीं दे रही है? उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं जी? देखिए, गांव में एक तो जागरूकता भी कमी रही, दूसरा जो उत्पाद बनता है उसको बेचे कहाँ, क्योंकि आजकल मार्केट इतना हाई फाई हो गया है। जो टीवी में विज्ञापन देखते हैं लोग, टमाटो केचप जो देख रहे हैं वही खा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को ही उत्पादन का बाजार तैयार करना पड़ेगा, खुद खरीदे फिर सप्लाई करे। आप बता, बुंदेलखंड का टमाटर बॉम्बे जाता है ट्रकों में भर के, फिर वहाँ से टमाटो केचप सीसी के रूप में आ जाता है, लो से जाता है, और 100 ग्राम 200 ग्राम के उसमें सीसी में पैक होके आता है, और कई गुना कीमत पर बढ़ता है। तो यदि गांव में हमने ये सब व्यवस्थाएं कर दी, एक जैसे लोग व्यवस्थाएं करते हैं कि हम मंडलम सेक्टर बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे और किसी बूथ की व्यवस्था करेंगे, इसी तरह यदि कुछ गांव को मिला के कुछ उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाएं, तो वहाँ जो उत्पादन हो और उसकी फिर मार्केटिंग हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है अपने पास कि हम नहीं, इतना अच्छा अवसर है, हमारी बेरोजगारी भी दूर हो सकती है और हमारे किसानों की आय भी दुगुनी या तिगुनी हो सकती है अगर जो ये काम हो जाए तो। लेकिन सरकार कर क्यों नहीं पा रही? सवाल यहाँ पर ये है। ये तो सरकार के नुमाइंदों से ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर मीट भी हमने बहुत देखे हैं, बातें भी बहुत सुनी है सबकी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको यदि आप दूर नहीं करोगे, आप कितने ही कुछ कर ले कि, लेकिन आप किसी को एक आवेदन बेरोजगार लेके जाता है कि हमें लोन दे दो, उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बाबू कितने ऑब्जेक्शन लगाता है, ये कागज ला वो कागज ला। तो ये जो दिक्कतें हैं, तो कई बार आदमी हार थक के बैठ जाता है, या फिर होता है कि उसने उत्पादन कर लिया, अब वो बेचे कहाँ, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि जो टीवी में विज्ञापन देख रहे हैं वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं हुई, लागत ही नहीं निकल पा रही। तो कंपटीशन को भी सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप देखें, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो शायद
अब मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आए और अपने अपने विचार साझा किए, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वास्तव में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अवसर है कृषि क्षेत्र को लेकर के, कि अगर जो गांव में एमएसएमई सेक्टर से कुछ उद्योग लगाए जाएं तो गांव की मौसमी बेरोजगारी से युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। वहीं के कच्चे माल से वहां फूड प्रोसेसिंग का काम करके वास्तव में उन्हें एक अच्छा मुनाफा दिया जा सकता है, यानी कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, जिससे कि इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2026 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने में मध्य प्रदेश का $550 बिलियन का योगदान होगा, वो भी पूरा किया जा सकता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।